नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह लीजिए ताई अम्मा, आज की आखिरी खुराक और ध्यान से सुनिए। नो अचार, नो चटनी और नो ठंडा पानी, तभी ठीक होगी आपकी खांसी। अब आप सो जाइए। बल्ब बंद कर सान्या ने गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बहुत लंबी उम्र पाओ, सदा सुखी रहो बेटा। ये ताई अम्मा के दिल से निकले शब्द थे। आंखें मूंद कर वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन बेलगाम घोड़े सा सरपट अतीत की ओर भागा जा रहा था और ठहरा तो उस पड़ाव पर जहां से वर्षों पहले उनका सुखद ग्रस्त जीवन शुरू हुआ था। कविता इस घर की बहू बनकर जब आई थी तो बस 3 सदस्यों का परिवार था और चौथी वह आ गई थी जिसे घर भर ने स्नेह सम्मान के साथ स्वीकारा था। सास यूं लाड लड़ाती जैसे वह बहू नहीं, इकलौती दुलारी बेटी हो। छोटे भाई सा उसका देवर अर्जुन भाभी भाभी कहता उसके आगे पीछे डोलता, और पति समीर के दिल की तो वो मानो महारानी ही थी। कविता की एक मांग उठती तो घर के तीनों सदस्य जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते और फिर स्वयं अपने ही वह पर उतरा उठती। सोने पर सुहागे की तरह 4 सालों में 2 प्यारे बेटे विवेक और राहुल को जन्म देकर तो मानो कविता ने किला ही फतेह कर लिया। दोनों बेटों के जन्म के उत्सव किसी शादी ब्याह के जैसे ही मनाए गए थे। राज कर रही थी कविता, घर पर भी और घर वालों के दिलों में भी। स्वर्ग किसे कहते हैं? यही तो है मेरी धरती का स्वर्ग, कविता अक्सर सोचती। अर्जुन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही लड़की पसंद कर ली थी और नौकरी लगते ही उसे लाकर माँ और भाई भाभी के सामने खड़ा कर दिया। जब इन दोनों ने कोई ऐतराज नहीं किया तो भला वह कौन होती थी विरोध करने वाली। इस तरह नेहा देवरानी बनकर इस घर में आई तो कविता को पहली बार लगा कि उसका एक छत्र ऊंचा सिंहासन डोलने लगा है। नेहा देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उसका विनम्र स्वभाव भी था। ऊपर से वह कमाऊ भी थी, अर्जुन के साथ ही काम करती और उसके बराबर ही कमाती थी। इतने गुणों के बावजूद अभिमान से वह एकदम अछूती थी। देवरानी के ये तमाम गुण कविता के सीने में कांटे बनकर चुभते थे और उसके मन में हीन ग्रंथियां पनपने थी। कविता के निरंकुश शासन को चुनौती देने नेहा आ पहुंची थी, जो उसे खलनायिका की तरह लगती थी। नेहा माँ की इस पुकार पर जब वह काम छोड़कर भाग आती तो कविता जल कर खाक हो जाती। अर्जुन जो बच्चों की तरह हरदम भाभी ये दो भाभी वो दो के गीत गाता, उसके आगे पीछे घूमता और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसे ही पुकारता था, अब वह नेहा पर निर्भर हो गया था। हाँ, पति अब भी उसके अपने ही थे, लेकिन अब कविता नेहा के साथ मुकाबला करती या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती तो समीर समझाते, कविता नेहा के साथ छोटी बहन की तरह आचरण करो, तभी इज्जत पाओगी। तब वह कितना भड़कती थी और नेहा का सारा गुस्सा समीर पर निकालती थी। नेहा के प्रति कविता का कटु व्यवहार माँ को भी बेहद अखरता था, मगर वह खामोश रहकर अपनी नाराजगी जताती थी, क्योंकि लड़ना झगड़ना या तेज बोलना माँ जी के स्वभाव में शामिल नहीं था। नेहा विवेक और राहुल को भी बहुत प्यार करती। वे दोनों भी चाची चाची की रट लगाए उसके इर्द गिर्द मंडराते। लेकिन यह सब कुछ भी कविता को कब आया था? कभी झिड़क कर तो कभी थप्पड़ मारकर वह बच्चों को जता ही देती कि उसे चाची से उनका मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर साल भर बाद ही नेहा भी माँ बन गई, एक प्यारी सी गोल मटोल बेटी को जन्म देकर। पहली बार कविता ने चैन की सांस ली।
उसे लगा कि बेटी को जन्म देकर नेहा उससे एक कदम पीछे और एक पद नीचे हो गई है। लेकिन यह कविता का बड़ा भारी भ्रम था। 3 पीढ़ियों के बाद इस घर में बेटी आई थी, जिसे माँ जी ने पलकों पर सजाया और नेहा को दुलार कर धन्यवाद भी दिया। माँ और अर्जुन ही नहीं, समीर भी बहुत खुश थे। उतना ही भव्य नामकरण हुआ जितना विवेक और राहुल का हुआ था, और उसे नाम दिया गया रिया। सिर्फ 2 साल के बाद दूसरी बेटी सान्या आ गई। अर्जुन की गुड़िया सी बेटियों में माँ जी के प्राण बसते थे। लगभग यही हाल समीर का भी था। कविता से यह बर्दाश्त नहीं होता। वह अक्सर चिढ़कर बड़बड़ाती, वंश तो बेटों से ही चलता है ना, बेटियां तो पराया धन है, इन्हें इस तरह सिर पर धरोगे तो बिगड़ेंगी कि नहीं। उधर कविता के कटु वचनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इधर बच्चों में भी अनबन रहती। अक्सर विवेक और राहुल के हाथों पिट कर रिया और सान्या रोती हुई दादी के पास आती, तो नेहा बिना किसी को कोई दोष दिए बच्चियों को बहला लेती कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया लोग हैं ना। लेकिन दादी माँ से सहन नहीं होता। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, बस अब समय आ गया है कि तुम दोनों भाइयों को अपने जीते जी अलग कर दूं, नहीं तो किसी दिन किसी एक बच्ची का सिर फूटा होगा यहाँ। माँ का फैसला मानो पत्थर की लकीर था और घर के 2 बराबर हिस्सों में बट गया। माँ ने साफ शब्दों में कविता से कह दिया, बड़ी बहू तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं अर्जुन के पास रहूंगी। नेहा नौकरी पर जाती है और उसकी बच्चियां बहुत छोटी हैं। अभी उन्हें मेरी सख्त जरूरत है। हाँ, तुम्हें भी अगर कभी मेरी कोई खास जरूरत पड़े तो पुकार लेना, शौक से आऊंगी। कविता स्वतंत्र गृहस्थी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन हर समय बड़बड़ाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। अतः जब तब उच्च स्वर में सुनाती, अरे कर लो अपनी बेटियों पर नाज, उनके ब्याह के समय तो भाइयों के नेक पूरे करवाने के लिए मेरे बेटों को ही बुलाने आओगी ना, या बेटे के बिना तो गति भी नहीं होती। बेटा ही तो चिता को आग देता है, खुश हो लो अभी। कविता की इन हरकतों की वजह से माँ जी ने तो उसके साथ बातचीत ही बंद कर दी। नेहा ने भी पलटकर न तो कभी जेठानी को जवाब दिया और न ही झगड़ा किया। अपनी इसी विनम्रता के कारण तो वह सास और पति के मन में बसी थी। समीर भी उसकी सराहना करते न थकते थे। जीवन के बही खाते में एक एक साल घटता गया और एक एक जुड़ता गया। एक घर के 2 हिस्सों में बच्चे पले बड़े। विवेक पढ़ाई और खेल में अच्छा खासा था, जबकि राहुल का ध्यान पढ़ने लिखने में था ही नहीं। उसके लिए एक क्लास में 2 साल लगाना आम बात थी। इधर रिया और सान्या दोनों ही बेहद जहीन थी, पढ़ाई में और व्यवहार में अति शालीन और शिष्ट। अर्जुन, नेहा और माँ ने उन्हें बेटों की तरह पाला था। वैसे भी यह तो सर्वविदित है कि यथा माँ तथा संतान। कुछ इसी तरह के थे दोनों घरों के बच्चे। कब उनका बचपन बीता और कब यौवन की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा, पता ही न चला। फिर आए अप्रिय घटनाओं के साल, जिन्होंने नए नए इतिहास लिखे। एक साल वह आया जब विवेक अपनी योग्यता के बलबूते पर ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ, और दूसरे साल बिना किसी की राय लिए उसने एक एनआरआई लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने चंद महीने बाद ही सबको गुड बाय कहकर कनाडा की ओर उड़ान भर ली। तीसरे साल राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गोवा गया
वहां से वापस ही नहीं आया। बाद में एक दोस्त ने घर आकर कविता को राहुल द्वारा एक क्रिश्चियन लड़की से प्रेम विवाह किए जाने के बारे में बताया। आंटी, उसका नाम क्लियर है। उसकी आंखें नीलम जैसी नीली हैं, बाल सुनहरे हैं और रंग दूध सा गोरा। पूरी अंग्रेज लगती है वह। उसके पिता का पणजी में एक शानदार बिजनेस है। इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए राहुल का खत चला आया। माँ, मुझे क्लेयर पसंद थी, वह भी मुझे पसंद करती थी। हम शादी करना चाहते थे, मगर उसके डैड की 2 शर्तें थी। एक तो मैं धर्म बदल कर ईसाई बन जाऊं और दूसरी मुझे वहीं रहकर उनका काम संभालना होगा। माँ, मेरे लिए यह सुनहरा मौका था, अतः मैंने क्लेयर के डैड की दोनों शर्तें मान ली और कल चर्च में उसके साथ शादी कर ली। आप लोगों से इजाज़त लेना बेकार था, क्योंकि आप कभी इसके लिए तैयार न होते। इसीलिए बस सूचित कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। राहुल। कविता और समीर को लगा जैसे सारे कहर एक साथ टूटकर उन पर आ गिरे। बस एक धरती ही नहीं फटी जिसमें दोनों समा जाते। धर्म बदल लिया, अपने अस्तित्व को ही बेच डाला। ऐसा अवसरवादी इंसान मेरा बेटा कैसे हो सकता है? उस लड़की से बेशक ब्याह करता, मगर धर्म तो न बदलता। तब शायद मैं उसे माफ भी कर देता और लड़की को बहू भी मान लेता। लेकिन अब कभी नाम भी न लेना उसका। कविता मेरे सामने। समीर ने एक लंबी खामोशी के बाद ये शब्द कहे थे। कविता भी जाने किस रोह में एक ठंडी सांस लेकर बोल गई, काश बेटों की जगह हमारी भी 2 बेटियां होती, तो सिमट कर इज्जत से घर तो बैठी होती। बेटियां हैं हमारी भी। आंखों पर अपनेपन का चश्मा चढ़ा कर देखो कविता, नजर आ जाएंगी। तलक स्वर में समीर ने कहा था। इस घटना के 1 माह बाद ही माँ जी चल बसी, एकदम अचानक। शायद राहुल और समीर की तरफ से मिला दुख ही इस मौत की वजह रहा हो। कविता का अभिमान अब चूर चूर होकर बिखर गया था। अब न तो वह चिड़चिड़ाती थी और न ही चिल्लाती थी। खुद अपने से ही वह बेहद शर्मिंदा थी। एकदम खामोश रहती और जब दर्द सहन शक्ति की सीमा को लांघ जाता तो रो लेती। सान्या और रिया को अब कविता अपने पास बुलाना चाहती, दुलारना चाहती, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन बच्चियों के साथ किया अपना कपटपूर्ण दुर्व्यवहार उसे याद आता तो शर्म से सिर नीचा हो जाता। MBA के बाद रिया को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई तो कविता के दिल की गहराई से आवाज आई कि काश 2 बेटों की जगह सिर्फ एक बेटी होती, तो आज मैं गर्व से भर उठती। सान्या MBBS कर डॉक्टर बन चुकी थी और अब MD की तैयारी कर रही थी। रिया का रिश्ता उसके स्तर के एक सुयोग्य युवक आरव से हो गया था। रिया की शर्त थी कि वह बिना दान दहेज के ब्याह करेगी और आरव को यह शर्त मंजूर थी। ब्याह हो गया और कन्यादान कविता और समीर के हाथों कराया गया। कविता कृतज्ञ थी नेहा की। कम से कम एक संतान को ब्याह का सुख सौभाग्य तो नेहा ने उसके सूने आंचल में डाल दिया। रिया की विदाई के बाद तो समीर बिल्कुल ही खामोश हो गए। बोलते तो वह पहले भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो बस जरूरत पर बात के लिए ही मुंह खोलते। उम्र के साथ साथ शायद उनका गम भी बढ़ता जा रहा था। गम बेटे के बिछोह का नहीं, उनकी कपटपूर्ण चालाकियों का था। उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था राहुल का धर्म परिवर्तन। कई बार वह सपनों में बड़बड़ाते, कभी माफ नहीं करूंगा नीच को, मेरी चिता को भी हाथ न लगाने देना उसको। कविता कहते हैं ना, इंसान 2 तरह से मरता है, एक तो सांसें थम जाने पर और दूसरा जीते जी पल पल मरकर।
यह दूसरी मौत पहली मौत से ज़्यादा तकलीफ देह होती है, क्योंकि जिंदगी की हसरतें और जीने की इच्छा मरती है, लेकिन एहसास तो जीवित रहते हैं ना। ऐसी ही मौत जी रहे थे समीर, और एक रात वह सदा के लिए खामोश और मुक्त हो गए। पति की मौत की वह भयानक रात याद आते ही कविता अतीत के गरोंदे से निकलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। उसे अच्छी तरह से वह रात याद है जब दोनों एक साथ ही एक ही पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह वह अकेली उठी और वह हमेशा के लिए सो गए। कैसी अजीब बात थी। उस शांत निंद्रा में कि रात खुद चलकर बिस्तर तक और सुबह किसी और ने उतार कर नीचे धरती पर लिटाया। इस तरह काल का प्रवाह अपने साथ उसके जीवन के उस आखिरी तिनके को भी बहा ले गया, जिसके सहारे उसे इस संसार सागर से पार उतरना था। अर्जुन ने बाद में बहुत जोर दिया कि विवेक तो विदेश में है, राहुल को ही बुला लिया जाए, लेकिन पति की इच्छाओं का मान रखते हुए कविता ने किसी भी बेटे को खबर तक नहीं करने दी। अर्जुन ने ही भाई का दाह संस्कार किया। कैसी सोने सी अयोध्या नगरी थी जिसमें वह ब्याह कर आई थी, और अपने ईर्ष्या व द्वेष की आग में जलकर उसे लंका बना डाला। बेटे बाद में बारी बारी से आए, पर उनका आना और जाना एकदम औपचारिक था। कविता भी बेटों के लिए वितरागी ही बनी रही। फिर तो वह अध्याय भी सदा के लिए बंद हो गया। रिया, आरव, सान्या, नेहा चारों एक दिन एक साथ आए और जिद पकड़कर बैठ गए। ताई अम्मा, आप यह भूल जाएं कि हम आपको यहाँ अकेला छोड़ेंगे। आपको अब हमारे साथ रहना होगा। उठिए ताई मम्मा। बच्चों के प्यार के आगे कविता हार गई और वह एक आंगन से दूसरे आंगन में चली आई। उसे याद आया रिया के ब्याह के लिए जब नेहा उसके लिए अपनी ही जैसी सुंदर और महंगी साड़ी लाई थी और सान्या ने उसे खूबसूरती से तैयार किया था। तब वह हुलस कर उठी थी। देखा समीर, कितनी प्यारी बच्चियां हैं, और एक हमारे पूत हैं। काश। और एक निश्वास लेकर कविता ने फिर यादों का सूत्र थाम लिया। यह क्षतिपूर्ति थी अपने दुष्कर्मों की। बच्चियों के प्रति प्यार था या उनके मधुर व्यवहारों का पुरस्कार कि एक दिन कविता ने अपने वकील को बुलवाया और अपने हिस्से की तमाम चल अचल संपत्ति रिया सान्या के नाम करने की इच्छा जताई। लेकिन अर्जुन और नेहा ने वकील को यह कहकर लौटा दिया, भाभी आप माने या ना माने, यह राहुल और विवेक की धरोहर है और हम इस अमानत में आपको खयानत नहीं करने देंगे। रिया और आरव छुट्टियों में आते तो नेहा की तरह ही कविता को भी स्नेह सम्मान देते। आरव दामाद की तरह नहीं, बेटे की तरह खुलकर मिलता और उन्हें ताई मम्मा नहीं, बड़ी मम्मा कहकर बुलाता। कहता कि आपने ही तो रिया का हाथ मेरे हाथ में दिया, फिर आप मेरी बड़ी मम्मा हुई कि नहीं। घर की मीठी चहल पहल पहले मन में कसक जगाती थी, अब उमंग भरती है कि काश ये मेरे बेटी दामाद होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी माँ होती। तभी अचानक उसे समीर की तिरस्कारपूर्ण निगाहें याद आ गई तो अपनी ओछी मानसिकता पर उसे अफसोस हुआ। मेरे ही तो बच्चे हैं ये, और सुखी ही तो हूं मैं। और कैसा होता है सुख। चौथेपन की लाठी बनाने के लिए ही तो माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं, और वह पुत्र तो कब का मेरा साथ छोड़ गए, मेरे पति की मृत्यु का कारण भी बने। और ये फूल सी बच्चियां कैसे मेरे आगे पीछे डोलती हैं। यह सुख नहीं तो और क्या है। यही सुख भी है और स्वर्ग भी। सहसा कविता के मन में यह ख्याल खलबली मचा गया कि बेईमान सासों का क्या भरोसा, न जाने कब थम जाए, और हो सकता है कि उसकी इसी रात का कोई सवेरा ना हो।
समीर के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। इसलिए अपनी एक खास इच्छा को आकार देने के लिए कागज कलम लेकर कविता ने लिखना शुरू कर दिया। मेरी संतान, मेरी 2 बेटियां रिया और सान्या ही है, और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को आग मेरी बड़ी बेटी रिया और दामाद आरव दे। यदि किसी वजह से वो मौजूद ना हो तो यह हक मेरी छोटी बेटी सान्या भारद्वाज को ही दिया जाए। मेरे घर, जेवर, बैंक के पैसे और शेष संपत्ति पर नेहा, रिया और सान्या का बराबर अधिकार होगा। मैं कविता भारद्वाज पूरे होशो आवाज में बिना किसी दबाव के घोषणा करती हूँ, ताकि सनद रहे। अवकाश शब्द को वह अपनी बाकी की बची जिंदगी में कभी जुबान पर नहीं लाएगी। यह निश्चय कर कविता ने चैन की सांस ली और पत्र को लिफाफे में यह सोचकर बंद करने लगी कि यह सुबह पत्र अर्जुन के हवाले कर देगी। पत्र को तकिए के नीचे रखकर कविता सोने की कोशिश करने लगी। अब उसका मन शांत था और फूलों सा हल्का भी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।